हेलो प्यारे साथियों, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं राजा गौतम आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि मेरे पास है आज पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। तो साथी इस पेपर को पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि मेरे पास इसकी बुकलेट सीरीज है बी। आपके पास कोई सी भी हो सकती है, ए या सी या डी, तो आप देख लीजिएगा अपने प्रश्न। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपने यह पेपर थोड़ा भी सोच समझकर किया होगा तो आपके प्रश्न बहुत ही ठीक बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका भाई ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपने प्रश्न कितने ठीक बैठते हैं, सभी साथी देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का योगदान नहीं है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कम सामाजिक संपर्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1931 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो मेरे दोस्त वह थी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की कौन सी ब्रिटिश प्रणाली शुरू की गई थी? तो मेरे दोस्त वह थी ब्रिटिश सैन्य ड्रिल प्रणाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हिस्से के रूप में किस पारंपरिक भारतीय खेल को लोकप्रिय बनाया गया था? तो मेरे दोस्त वह थी कबड्डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता है 1984 में भारतीय प्राधिकरण साई की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2018 में शुरू की गई किस सरकारी पहल का उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया मूवमेंट, जो कि 2018 में शुरू की गई थी, और फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। शारीरिक फिटनेस की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक कार्यों को जोश और बिना थके करने की क्षमता। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। इनमें से कौन सी वेलनेस एक्टिविटी का उदाहरण है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज़ाना ध्यान और व्यायाम करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेलनेस शब्द में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो मेरे दोस्त शारीरिक कल्याण यह शामिल है, और मानसिक कल्याण शामिल है, सामाजिक कल्याण शामिल है, लेकिन वित्तीय लाभ यह शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोरंजन का मानसिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताएं मेरे दोस्त। उच्च रक्तचाप तो नहीं होगा, कम रक्तचाप, कम रचनात्मकता नहीं होगी, और मानसिक थकान यह भी नहीं होगी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाव से राहत और मानसिक ताजगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भाई ऐसी ही वीडियो लाता रहेगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है। मनोरंजन के मुख्य सिद्धांतों में से एक यह है कि यह होना चाहिए केवल शारीरिक रूप से कठिन, सभी आयु समूह के लिए सुलभ, केवल एथलीटों के लिए, फिर घर के अंदर आयोजित किया जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी आयु समूह के लिए सुलभ होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व और सामाजिक कौशल विकसित करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। मनोरंजन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो मेरे दोस्त बताएं मनोरंजन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अधिकार, उत्पादकता, पसंद की स्वतंत्रता या मजबूरी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोरंजक गतिविधियों का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाना चाहिए। धन की उपलब्धता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रुचि और क्षमता, सेलिब्रिटी और या समर्थन, यादृश्य चयन।
तो मेरे दोस्त वह है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रुचि और क्षमता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटडोर मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण है? तो आप सभी को पता होगा टीवी, ये घर में देखी जाती है, ये इंडोर है। किताब पढ़ना, यह भी एक इंडोर ही है। और घर के अंदर पेंटिंग करना, यह भी एक इंडोर है। जो घर के बाहर खेले जाते हैं आउटडोर, यानी जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो घर के बाहर खेली जाती हैं। उसी के अंदर एक आती है लंबी पैदल यात्रा, ये भी तो घर के बाहर ही होती है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी पैदल यात्रा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। इनमें से कौन सी गतिविधि सामूहिक मनोरंजक है? सामूहिक यानी कि एक संगठन। तो मेरे दोस्त अकेले जॉगिंग करना, यह तो अकेले मतलब अकेलेपन में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अकेले मूवी देखना, ये भी अकेले में आ जाएगा। चुपचाप पढ़ना, ये भी अकेले में आ जाएगा। और एक सामूहिक में यानी फुटबॉल खेलना, सबके साथ फुटबॉल खेलना, ये एक सामूहिक गतिविधि के अंदर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोरंजक गतिविधियों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, महंगी और सस्ती, इंडोर आउटडोर, सक्रिय और निष्क्रिय, पुरानी और आधुनिक। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडोर आउटडोर, सक्रिय और निष्क्रिय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसे एरोबिक व्यायाम माना जाता है? तो मेरे दोस्त एरोबिक व्यायाम पैदल चलना या जॉगिंग, तेज दौड़ना, भारोत्तोलन या पशु अप्स। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पैदल चलना या जॉगिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। जुम्बा को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: योग का एक रूप, नृत्य आधारित एरोबिक कसरत, एक स्ट्रेचिंग तकनीक, एक मार्शल आर्ट। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नृत्य आधारित एरोबिक कसरत के अंदर आता है जुम्बा। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक गतिविधि नहीं है? तो मेरे दोस्त तैराकी, यह है। मेरे दोस्त तैराकी है। साइकिल चलना, यह भी एक एरोबिक गतिविधि है। दौड़ना, यह भी एक एरोबिक गतिविधि है। लेकिन योग, यह एक एरोबिक गतिविधि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो शारीरिक शिक्षा से आप सभी को पता होगा मन से तो संबंधित नहीं है, आत्मा से संबंधित नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर से संबंधित है शारीरिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा किस शब्द से ली गई है? तो बताएं। लैटिन, संस्कृत, हिंदी या पाली? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से शारीरिक शिक्षा शब्द लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कौन हैं? तो आप सभी को पता होगा भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक हैरी क्रोबक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक फिटनेस और मोटर कौशल को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताएं किसने माना कि शारीरिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है जिसका लक्ष्य शरीर और मन का समग्र विकास है? तो मेरे दोस्त यह बात कहते हैं हमारे प्लेटो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाक्यांश किस उद्देश्य से निकटता से संबंधित है? केवल मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या बौद्धिक शिक्षा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरे दोस्त शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे दोस्त शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक फिटनेस और समग्र व्यक्तित्व का विकास करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी आम गलतफहमी है? तो मेरे दोस्त इसमें केवल खेलना शामिल है। यह समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह नेतृत्व और टीम वर्क कौशल सिखाता है। तो मेरे दोस्त इसमें केवल खेलना शामिल नहीं है, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसकी यही एक गलतफहमी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पहला, इसमें केवल खेलना शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं सर। बहुत से लोग गलत मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा आजीवन फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है, केवल एथलीटों के लिए आवश्यक है
तनाव कम करने का एक तरीका है, अनुशासन बनाने में सहायक है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केवल एथलीटों के लिए आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम मिथक है, यह छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता को बेहतर बनाता है। यह केवल उन छात्रों को लाभ पहुंचाता है जो पहले से ही फिट और मजबूत हैं। यह सामाजिक कौशल विकास में मदद करता है, या यह भावनात्मक कल्याण का समर्थन करता है। तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा यह छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता को बेहतर बनाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गलत धारणा है? यह शारीरिक और मानसिक विकास में योगदान देता है। यह केवल मनोरंजक है, शैक्षिक नहीं। यह समय प्रबंधक और अनुशासन सिखाता है। यह आजीवन स्वस्थ आदतों का समर्थन करता है। तो बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा यह केवल मनोरंजन है, शैक्षिक नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत धारणा यह है कि स्कूली जीवन के बाद यह अनावश्यक है। यह टीम वर्क और संचार कौशल में सुधार करता है। यह हृदय संबंधी फिटनेस को बढ़ाता है। यह लचीलापन और ताकत में सुधार करता है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूली जीवन के बाद यह अनावश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा किस प्रकार के कौशल के विकास में मदद करती है? तो मेरे दोस्त इसका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी सोच समझकर पढ़कर भी थोड़ा माइंड लगाकर प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके प्रश्न बहुत ही ठीक गए होंगे। इस पेपर में बहुत ही लॉजिकल सॉल्व्ड पेपर था ये। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, सामाजिक और संरचनात्मक कौशल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किस पहलू को बढ़ावा देती है? तो आप सभी को पता होगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एक अकादमिक प्रदर्शन में किस तरह योगदान देती है? तो यह तनाव को कम करती है और एकाग्रता में सुधार करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी निम्नलिखित में से किसे बचाव में मदद करती है? तो मेरे दोस्त मधुमेह में भी और हृदय रोगों में भी और मोटापे में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की दुनिया में कौन सा क्षेत्र शारीरिक शिक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है, खेल विज्ञान। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा से संबंधित उभरता हुआ करियर विकल्प है? तो मेरे दोस्त यह भी बहुत ही प्रश्न बढ़िया है, खेल मनोविज्ञान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो मेरे दोस्त वह है यूनेस्को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में आज निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं? तो मेरे दोस्त लेखांकन को छोड़कर सभी शामिल हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के संदर्भ में शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित का समर्थन करती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक डोमेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का घटक है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिट और रिच परीक्षण का उपयोग करके फिटनेस के किस घटक का परीक्षण किया जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है? तो मेरे दोस्त वह है समन्वय, इसका घटक नहीं है। अगला प्रश्न। फिटनेस का कौन सा घटक वसा और दुबले शरीर के द्रव्यमान के अनुपात से संबंधित है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा शारीरिक संरचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा फिटनेस का कौशल संबंधी घटक है? तो मेरे दोस्त बताएं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक संरचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली कारक फिटनेस और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित शारीरिक गतिविधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन से अनियंत्रित कारक फिटनेस और सेहत को प्रभावित कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त वह है आनुवांशिक जेनेटिक्स, इसको प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त। मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर किस माप का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। इनमें से कौन सा तरीका मोटापा को नियंत्रित करने का या कम करने में मदद करता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, बताएं इनमें से कौन सा तरीका मोटापे को नियंत्रित करने कम करने में मदद करता है? तो मेरे दोस्त ये प्रश्न तो बता दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा C नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वजन घटाने की योजना बनाने में मदद करने के लिए कौन सा स्वास्थ्य सेवा पेशेवर सबसे उपयुक्त है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोटापे से किस पुरानी बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है? तो मेरे दोस्त वह है मधुमेह टाइप 2। इससे मोटापे बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोटापा मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद और चिंता का कारण होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली के कारण ये हो सकता है बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों का कम जोखिम या मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या बेहतर एकाग्रता और मूड। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैलियों से जुड़ी बीमारियां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने का एक लाभ क्या है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता और दीर्घायु में सुधार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक परिवर्तनीय जीवन शैली कारक है? तो मेरे दोस्त वह है शारीरिक गतिविधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गतिहीन जीवन शैली निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक नहीं है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ऊंचाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि का नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएं सभी साथी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 60 इनमें से कौन सा नियमित शारीरिक गतिविधि का मानसिक स्वास्थ्य लाभ है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर मूड और कम तनाव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक गतिविधि निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है, सभी आयु के लिए महत्वपूर्ण होती है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शास्त्रीय योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे दोस्त सभी को पता होगा पतंजलि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग के 8 अंगों अष्टांग योग की अवधारणा किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो मेरे दोस्त पतंजलि के योग सूत्र में यह अवधारणा पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग का महत्व नहीं है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, बताएं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो आप सभी को पता होगा, ये तो बेसिक ही प्रश्न है, योग चित्तवृत्ति निरोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत में योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, संस्कृत में योग शब्द का शाब्दिक अर्थ मेरे दोस्त मिलन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? मिलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग का कौन सा घटक भावात्मक संतुलन और तनाव कम करने से सबसे सीधे जुड़ा हुआ है? तो मेरे दोस्त वह है प्राणायाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
योग के अभ्यास से निम्नलिखित में से कौन से मूल्य सामान्यतः विकसित होते हैं? तो मेरे दोस्त वह है करुणा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग की शारीरिक प्रणाली को विनियमित करके चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है। तो मेरे दोस्त वह तंत्रिका तंत्र होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योग का कौन सा पहलू एथलीटों को प्रतियोगिताओं से पहले प्रदर्शन की चिंता से निपटने में मदद कर सकता है? तो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ध्यान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा योग आसन विशेष रूप से फ़ायदेमंद है, जो खेलों में महत्वपूर्ण है? तो रीढ़ की हड्डी के लिए मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा ताड़ासन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नियमित योग अभ्यास से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शारीरिक लाभ होता है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा संतुलन और मुद्रा में सुधार। संतुलन और मुद्रा में सुधार होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एथलीटों के लिए प्रजनन क्षमता में सुधार करने में कौन सी यौगिक क्रिया सबसे अधिक सहायक है? तो आप सभी को पता होगा प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग आसन की विशेषता नहीं है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तीव्रता वाला कार्डियो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसन मुख्य रूप से शारीरिक व्यायाम से किस प्रकार भिन्न है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आसन मानसिक जागरूकता और स्थिरता पर जोर देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे दोस्त नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्राणायाम में धौंकनी की तरह जोर से सांस लेना और छोड़ना शामिल है? तो मेरे दोस्त वह भस्त्रिका प्राणायाम। तो मेरे दोस्त ये भस्त्रिका प्राणायाम में शामिल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राणायाम की सही परिभाषा क्या है? तो आप सभी को पता होगा प्राणायाम जो सांस को बाहर और अंदर लेना, वही प्राणायाम की परिभाषा होती है। तो सांसों का नियमन और नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राणायाम की तुलना में गहरी सांस लेने के बारे में क्या सच है? तो आप सभी को पता होगा, बताएं अगर आपको कोई सच लग रहा हो तो उसमें। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे बिना किसी विशेष तकनीक के कभी भी अभ्यास किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा खड़े होकर किया जाने वाला आसन है? तो आप सभी को पता होगा ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है, और भुजंगासन जो कि एक सर्प मुद्रा में किया जाता है, और वज्रासन तुम्हें आप सभी को पता होगा खाना खाने के बाद किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 81 प्रश्न है। भुजंगासन मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को लाभ पहुंचाता है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा रीढ़ और पीठ के अंग को भुजंगासन लाभ पहुंचाता है। सूर्य नमस्कार का मुख्य लाभ क्या है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा सूर्य नमस्कार का मुख्य लाभ क्या है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर मेरे दोस्त डी हो जाएगा। लचीलापन बढ़ाता है और पूरे शरीर की फिटनेस को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोमासन को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके घुटने या कूल्हों की समस्याएं हैं, कमजोर दृष्टि, उच्च सहन शक्ति, पाचन संबंधी समस्याएं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनके घुटने या कूल्हे की समस्याएं होती हैं उनको अधोमासन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न। वज्रासन विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपयोगी है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा पाचन में सुधार और मन को शांत करने के लिए वज्रासन बहुत ही उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौकासन का मुख्य लाभ क्या है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा नौकासन का मुख्य लाभ क्या होता है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट की समस्याओं को मजबूत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक खेलों को पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सरल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक खेल क्या हैं। तो आप सभी को पता होगा पारंपरिक खेल क्या होते हैं। तो मेरे दोस्त, पारंपरिक खेल होते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे स्वदेशी खेल, वही पारंपरिक खेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल का उदाहरण है। तो आप सभी को पता होगा खो खो एक पारंपरिक खेल होता है। बास्केटबॉल और ये तो होता नहीं है। बेसबॉल और टेनिस ये नहीं होता। खो खो एक पारंपरिक खेल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पारंपरिक खेल निम्नलिखित में से मदद करते हैं। तो मेरे दोस्त, पारंपरिक खेल मदद करते हैं सामाजिक संपर्क और टीम वर्क को बढ़ावा देना, यह पारंपरिक खेल का में मदद करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कबड्डी का खेल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कौशल को विकसित करता है। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर रहेगा शारीरिक शक्ति और सजगता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौशल को विकसित करता है। तो मेरे दोस्त, इस PDF में केवल 90 ही प्रश्न थे। मेरे दोस्त, 2 इसके पेज फट गए हैं तो उनका पता नहीं चला कहाँ गए। 10 प्रश्नों को अगर किसी पर डाउट है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर बता दूंगा। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप ज़रूर करें। आपका भाई बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है आपके लिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो मेरे दोस्त, अपने भाई के लिए इस वीडियो में सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। गुड बाय।